सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम जायसवाल और आप देख रहे हो इंडोनेशिया बाली का टूर गाइड 2025। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप आराम से अपना इंडोनेशिया बाली का प्लान कर सकते हो, ट्रिप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मेरा जो ट्रिप था वो था 13 डेज का, जिसका कंप्लीट सीरीज आपको मेरे चैनल में दिख गया होगा। एक्चुअली में अगर आपने नहीं देखा तो आप ये लिंक पे जाके, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उस पे जाके आप देख सकते हो। सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडोनेशिया बाली के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं। इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे आइलैंड को मिला के बनाया गया है, ठीक है। उसमें से एक आइलैंड है बाली, जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर जाना पसंद करते हैं, खास करके टूरिस्ट घूमने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन प्लेस वहीं पे ही है। अपार्ट फ्रॉम बाली आप कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी जो कि है जकार्ता, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हो जावा और फिर बाली। वैसे तो और भी बहुत जगह हैं, अगर आप चाहो तो आप सर्च करके अपने हिसाब से घूम सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली बात करने वाला हूँ बाली के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं बाली का टूर गाइड। सुनाओ, आज हम आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ये 10 पॉइंट्स को, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लाइट, वीजा, करेंसी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिम, होटल एंड हॉस्टल, फूड, आइटनरी, बजट, टिप्स, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट रहेगा। अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से आप अपना सारा प्लान कर सकते हो। सो हमारा पहला टॉपिक है फ्लाइट। जी हाँ, फ्लाइट एक ऐसा चीज है जो कि आपका पूरे ट्रिप में सबसे ज्यादा बजट वहीं पे ही जाता है, ठीक है। सो जो फ्लाइट हम लोग लेने वाले हैं और हमने जो लिया है वो लिया है ले ओवर वाली फ्लाइट। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इंडिया से 2 तरह के फ्लाइट्स ले सकते हो। एक डायरेक्ट फ्लाइट है जो 7 घंटे का आता है, जो कि आपको दिल्ली और बैंगलोर से मिलेगा, जिसका राउंड ट्रिप आपको अप्रॉक्स वो है आपका 40 से 50 हज़ार रुपए तक। जी हाँ, इट्स एक्सपेंसिव। अभी और भी जगहों से लगातार आपकी डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू होने वाली हैं, बट अभी तक नहीं हुई है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है पैसे से तो आप आराम से डायरेक्ट फ्लाइट लेके भी जा सकते हो। पर जो मैंने ऑप्शन चूज किया था, जो पॉपुलर ऑप्शन है, जो ज़्यादातर लोग उसी तरह से जाते हैं बाय ले ओवर, सो मेरा ले ओवर था मलेशिया में। जी हाँ, तो मेरा फर्स्ट फ्लाइट था कोलकाता टू कोलालमपुर मलेशिया, फिर कोलालमपुर टू बाली, ठीक है। सो जिसके लिए मैंने पे किया था कोलकाता टू कोलालमपुर 6,949 रुपीज़। एंड सेकेंड फ्लाइट था मेरा आफ्टर 5 आवर्स ऑफ ले ओवर, जो कि था डेनपसार के लिए, मतलब बाली डेनपसार। बाली में एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है डेनपसार, ठीक है। और कोलालमपुर टू बाली 4,923 रुपीज़, ठीक है। जिसके लिए मेरे हिसाब से मैंने अगर पे किया था 12,000 रुपये का अप्रॉक्स, और 5 घंटा ले ओवर, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है 5 घंटा ले ओवर से तो आप आराम से बुक कर सकते हो इंडोनेशिया का फ्लाइट। बट मैं ये बात कर रहा हूँ बजट एयरलाइंस की, लाइक एयर एशिया, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ 7 kgs का हैंड लगेज ही अलाउ होता है। तो अब बढ़ते हैं आगे और वीज़ा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। वीज़ा आप 2 तरीके से ले सकते हो, एक है ई वीज़ा और दूसरा है VOA, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल। दोनों तरह, जी हाँ, आप वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस अलाउ है इंडोनेशिया बाली में। आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके भी वीज़ा ले सकते हो। आप ई वीज़ा लेते हो तो आपका हाफ एन आवर बच जाएगा। आप एयरपोर्ट में उतरोगे और आपको वीज़ा के लाइन में नहीं लग के डायरेक्टली आपको इमिग्रेशन के लाइन पे जाना है, ठीक है। बट अगर आप वीज़ा नहीं भी लेके आते हो तो जस्ट आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा देना है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन क्राउड। आप उस हिसाब से आप लाइन लगा के आप वीज़ा ले सकते हो, जिसका कॉस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था वीज़ा ऑन अराइवल, जिसके लिए मैंने पे किया था 5 लाख IDR, ठीक है। जो IDR वहाँ का करेंसी है, मैं वो आपको करेंसी वाले सेगमेंट में क्लियर कर दूंगा। अगर आपके पास IDR नहीं है तो आप USD में पे कर सकते हो, पर आपको कैश ही रखना पड़ेगा, वहाँ पे कार्ड नहीं चलती उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर आपके पास खुले पैसे हो तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। टिप है ये आपके लिए कि आप $35 इन एक्सचेंज लेके जाओ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे $50 देते हो तो $15 जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको वहाँ की करेंसी के हिसाब से मिलेगा, वो भी ऑब्वियसली एयरपोर्ट है तो गंदे रेट में मिलेगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है कि $35 आप खुद इंडिया से कैरी करके लेके जाओ और वहाँ पे जाके आप वीज़ा ले लो। वीज़ा लेने के बाद आपको थोड़ा सा शायद चार्जेस पड़ता है। अगर मैंने आइडिया लेके गया था थोड़ा सा, तो इसके वजह से मेरा 5 लाख और 20,000 में वहाँ का एक आपका टूरिस्ट विजिट चार्ज ऐसा होता है कुछ, उसका 20,000 के अप्रॉक्स उन्होंने चार्ज किया था, ठीक है। तो ये था वीज़ा के लिए। और वीज़ा के लिए आपको कुछ अलग से नहीं लेके जाना पड़ता, बस वीज़ा आपके 6 महीना वैलिडिटी होनी चाहिए एक्सपायरी से पहले तक की, और कंफर्म रिटर्न फ्लाइट होना चाहिए, और उसके बाद आपका होटल बुकिंग का होना चाहिए। बट मेरे केस में उन्होंने नहीं चेक किया था, बट अगर आपके केस में चेक कर सकते हैं तो आप प्रॉपरली अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि
वहाँ पे किसी भी तरह का इंश्योरेंस मैंडेटरी तो नहीं है, बट मैं फिर भी आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ और हमेशा ही सजेस्ट करूँगा कि ट्रैवल इंश्योरेंस हमेशा कैरी करो। जब भी आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, कितने दिन के लिए भी जा रहे हो, ले लो। 300-400 रुपये में आपको आराम से कोई भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है, जो कि आपके सेफ्टी को इंश्योर करता है। खास करके अगर आप सोलो जा रहे हो मेरे तरह, तो आपके लिए बेस्ट है और आपको लेके ही जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करेंसी यहाँ का है IDR। 1 रुपए के बदले आपको मिलता है 190 to 200 IDR, ठीक है। और आपका अगर इजीली समझना हो तो मैं आपको ऐसा समझा दूं, 10,000 IDR का मतलब होता है इंडियन मनी में 50 रुपए, ठीक है। और USD की बात करूं तो 1 USD इज इक्वल टू 16,500 to 17,000 के अप्रॉक्स IDR। अब आप ये मत सोच लेना कि IDR का वैल्यू इतना कम है, इसका मतलब भी सस्ता भी उतना होगा, जी नहीं। रिकमेंड मेरा ये रहेगा कि आप इंडिया से खुद USD लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप USD रख लें, ना तो आप एक कोई ग्लोबल कार्ड ले लें। मैं नियो ग्लोबल का कार्ड यूज़ करता हूँ, ये कोई भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं नियो ग्लोबल हमेशा यूज़ करते आ रहा हूँ। मैं 4 कंट्री अभी तक घूम चुका हूँ, जिसमें चारों में मैं नियो ग्लोबल को मैंने यूज़ किया है और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं आराम से यूज़ कर चुका हूँ। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास है या नहीं भी है तो आप नियो ग्लोबल का कार्ड बनवा के आप यूज़ कर सकते हो फॉरेन करेंसी के लिए, नहीं तो कुछ पैसे आप USD में रख लो। और अगर आपके पास बेटर ऑप्शन और आप हेजल फ्री जाना चाहते हो तो आप USD आप IDR इंडिया से कैरी कर लो, कहीं पे भी आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाता है अगर आप सही जगह से कराते हो। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ओरिएंट एक्सचेंज, उनके ऑफलाइन शॉप्स को मैं हमेशा जाके विजिट करता हूँ और वहाँ से मैं अच्छा से एक रेट लेके IDR वगैरह या कुछ भी करेंसी जो चाहिए होता है मेरे को मिल जाता है ईजिली। तो वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर आपकी मर्जी, आपको जहाँ से अच्छा बेटर रेस्ट मिले आप वहाँ से जाके वो अपना करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। और वहीं पे आप USD को अच्छे से एक्सचेंज करा सकते हो किसी भी लोकल शॉप से। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काउंटर्स मिल जाएंगे आपको जो ऑथेंटिक एंड सेफ दिखे, उसी में जाके आप एक्सचेंज करवाएं। ज़्यादातर आपका एक एरिया वाइज सब जगह का रेट सेम ही होता है जब आपका वहाँ पे एक्सचेंज रेट चल रहा होता है। बाहर बोर्ड लगा होता है, उसको आप फॉलो करें, गूगल से मैच करें, ज़्यादा का डिफरेंस जिसमें कम आ रहा हो उसमें से जाके आप एक्सचेंज करवा लें। सो आप बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में देर इज अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन इंडोनेशिया बाली। आप आराम से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के हेजल फ्री आप घूम सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारा आपको ग्रैब और गोजैक के थ्रू आप बाइक और टैक्सी भी बुक कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग करना आता है तो स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, चाहो तो कार भी रेंट कर सकते हो और आराम से लैंड में घूम सकते हो। बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बाली एक आइलैंड है, बाली इज नॉट अ सिटी और नॉट एनी कंट्री। सो आप एक सिटी में घूम रहे हो और एक आइलैंड में घूम रहे हो, तो उसके इर्द गिर्द में और भी आइलैंड हैं जहाँ पे आप जरूर घूमना चाहोगे, लाइक गिली, लाइक नुसा पेनिदा, लैम्बॉक। सो ये सारे आइलैंड जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ता है, तो खास करके वहाँ से फेरी के लिए बहुत सारे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे। पर खास 3-4 पोर्ट्स जो वहाँ पे फेमस है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पोर्ट है फॉर फेरी और स्पीड बोट्स, आपको आराम से मिल सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल जाएंगे। बाली में जो सबसे ज़्यादा फेमस पोर्ट है जिससे आप आराम से ये सारे जगह गिली, लैम्बॉक और नुसा पेनिदा घूम सकते हो आराम से, उसके लिए आपको सानूर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा पतंग बाई। दिस 2 आर द मेजर पोर्ट्स इन बाली। अब आते हैं सिम कार्ड की बात करते हैं। जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आपको पहले उतरते ही आपको सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ती है या तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। बट अगर आप दिन के टाइम में उतर रहे हो, जैसे कि मैं दिन के टाइम में वहाँ पर पहुँचा था, तो मेरे पास ऑप्शन थी। और जब मैं वहाँ पे रेट पता करने गया सिम का, तो दे आर चार्जिंग 4 लाख IDR, मतलब 2,000 रुपये फॉर 30 डेज का प्लान के लिए। सेम प्लान मेरे को सिटी में मिला, जो मैंने सिटी में जाके लिया वो पड़ा मेरे को 2 लाख IDR का, मतलब 1,000 रुपये में 30 दिन 34 GB। और जो सिम मैंने वहाँ से परचेज़ किया था, ई सिम जो मैंने लिया था, वो था टेलकॉम सेल का, जो कि वहाँ का अच्छा नेटवर्क है। और मैं अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग करूँ तो मैं 8 तक तो उसको रेट करूँगा, क्योंकि मेजरली हर जगह पे अच्छे से ही काम किया था। एक आध जगह थोड़ा सा रिमोट जगह पे वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ तो हर जगह होता है, तो वो थोड़ा बहुत था, तो वहाँ पर मेरे को कोई इशूज़ नहीं हुआ। सो अब मैं बात करता हूँ आपके एकोमोडेशन के बारे में, मतलब होटल एंड हॉस्टल। अगर आप सोलो जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हॉस्टल में रहना चाहिए, उससे आपका एक हॉस्टल में रहते हो तो आप अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोग को जान पाते हो, पहचान पाते हो। और अगर आप कपल हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, तो आप होटल्स में रहोगे। सो होटल एंड हॉस्टल के लिए वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा होटल भी आपको 2,000 के रेट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप आराम से फैमिली के साथ रह सकते हो। 2,000-2,500 के रेट में बहुत बढ़िया बढ़िया होटल वहाँ पे अवेलेबल है हर जगह पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल्स की, जैसे कि मैं अपने हॉस्टल्स में ही रहा था सारे के सारे जगह पे, और पूरे बाली में, पूरे इंडोनेशिया के जहाँ जहाँ मैंने घूमा है
वहाँ पे टोटल मैंने 5 जगहों पे हॉस्टल्स बुक किए हैं इस पूरे ट्रिप में। आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे सीरीज़ को, और सबके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन चाहिए। कुछ कुछ सजेस्टेड है, कुछ कुछ एवरेज भी था, बट मुझे अच्छा लगा रहना, ठीक है। तो मैं होटल एंड हॉस्टल जो मैंने बुक किया था वो मैंने बुक किया था उलुवातू में, नुसा पनीदा में, उबुद में, गिली त्रवांगन में एंड सेमनियाक में। सारे के सारे मेरे को ऑलमोस्ट, मैं 5 में से 4 का तो ऐसा बोल सकता हूँ कि बेस्ट थे भाई। और कुछ में तो ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। और जो रेट है वहाँ पे आपके हॉस्टल्स के, एक एक हॉस्टल का मैं रेट बताऊँ तो 600 से 700 रुपए में आप आराम से पर नाइट एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट भी है कहीं कुछ कुछ जगह पे इंक्लूडिंग नहीं है, बट वर्थ इट है वहाँ पे रहना, हॉस्टल्स में रहना। मेरे को थोड़ा सा अलग अच्छा फील कराता है, तो आई सजेस्ट यू टू कि आप भी जाए और हॉस्टल में कुछ दिन बिताएं। मेरा जो पर डे का एवरेज कॉस्ट निकल के आया था, मेरा 13 डेज मैंने बिताया था, मतलब 12 रातों के लिए मैंने हॉस्टल्स बुक किए थे। तो मेरा एवरेज जो रेट निकल के आया था वो आया था 713 रुपये एक दिन का, पर नाइट स्टे का, अलग अलग जगहों को मिलाने के बाद। जिसमें से सबसे जो चीपेस्ट रहा है वो मेरे लिए ये भी रहा है कि मैं 470 रुपये में विद ब्रेकफास्ट भी रह चुका हूँ नुसा पनीदा में। आप वहाँ के भी जाके देख सकते हो मेरे ब्लॉग्स में, और बहुत सुंदर था वो भी। एंड होटल एंड हॉस्टल का हॉस्पिटैलिटी भी इंडोनेशिया बाली में बहुत अच्छा है। दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर वेरी सपोर्टिव। वो आपको खुद भी गाइड कर देते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, और आप बहुत सारे टूर एक्टिविटीज़ भी उनके थ्रू बुक करवा सकते हो। हालांकि आपको हर जगह पे मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे जहाँ से आप टूर एंड एक्टिविटीज़ बुक करवा सकते हो। सुनाओ, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आप टॉपिक नंबर 7, फूड। भाई पहुँच गए, सिम ले लिया, रहना का व्यवस्था कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था कर लिया, आप खाने के लिए तो कुछ चाहिए है ना। जो कि खाने के लिए मैं सबसे बेस्ट आपको बता दूं, स्टार्ट करते हैं आपके दिन ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट के लिए आप आंख बंद करके मेरा सजेशन फॉलो कर लेना, स्मूदी बॉल जितना ज़्यादा हो सके, जितना दिन हो, मैं तो बोलूँगा हर दिन अलग अलग टाइप का स्मूदी बॉल खाओ आप। मेरे को गारंटी, मैं बोलता हूँ कि आप आके मेरे कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख के जाओगे फॉर दिस सजेशन, क्योंकि स्मूदी बॉल वाज ऑसम। मेरा, अगर मैं बोलूँगा पूरे इंडोनेशिया वाली में सबसे अच्छा मैंने जो खाया है वो है स्मूदी बॉल। मेरा फेवरेट था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। डिफरेंट जगहों पे मैंने कुछ जगह पे ट्राई किया था, स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया था, वो मेरी गलती थी। पर आप ये गलती ना करना, स्मूदी बॉल डे 1 से खाना स्टार्ट कर देना। वहाँ पे बहुत हेल्दी होता है, बहुत लाइट होता है, और कहीं ना कहीं बहुत पेट भी भर देता है, ऐसा कि आपको दिन में और भी कुछ खाने की जरूरत कभी कभी नहीं भी पड़ती। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ है खाने के लिए। यहाँ पे है, आप खा सकते हो नासी गोरेंग। नासी गोरेंग का मतलब, नासी का मतलब होता है राइस, गोरेंग का मतलब होता है फ्राइड। तो फ्राइड राइस है, और आयम का मतलब होता है चिकन। सो अगर आपको कहीं पे भी मेन्यू में दिखा मिल जाए नासी गोरेंग आयम, मतलब चिकन फ्राइड राइस है। और इंडियन स्टाइल का ही है, थोड़ा सा उन लोगों का अपना फ्लेवर है, अपने सॉसेज है, जो कि थोड़ा टेस्ट में अच्छा लगता है, और मेजरली वहाँ पे लोग ये खाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप भी खा सकते हो। उसके बाद है आपका नासी चांपुर, मतलब राइस और राइस के साथ अलग अलग काइंड ऑफ साइड डिशेस जो रहते हैं उसको बोलते हैं चांपुर। जैसे हमारे इंडिया में थाली सिस्टम बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे नासी चांपुर बोलते हैं। आप वहाँ पे अलग अलग डिशेस जो वहाँ के लोकल फूड है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। वैसे ही वहाँ पे एक और डिश है जिसको बोलते हैं मी गोरेंग। मी गोरेंग मतलब, मी का मतलब होता है नूडल, एंड गोरेंग मतलब जैसे मैंने आपको बताया फ्राइड। तो फ्राइड नूडल्स, जो कि मैंने एक जगह ही ट्राई किया था, मुझे उतना खास नहीं लगा, तो इसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया। बट हाँ, आप ट्राई कर सकते हो। एक और जो चीज़ है जो स्ट्रीट फूड के टाइप में आपको हमेशा हर जगह अवेलेबल मिलेगा, वो है साते। साते आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। हर जगह का अलग अलग टेस्ट आता है, हर एक जगह का अलग फ्लेवर है, तो आप जरूर ट्राई कर लेना। बहुत चीप में आपको आराम से अच्छा साटे, चिकन साटे वगैरह मिल जाएगा। अगर आप पीने के शौकीन हो, जैसे कि मैं पीता नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलर बियर ब्रांड है वो है बिंतांग, जो कि अराउंड आपको 150 to 200 के अंदर आपको एक अच्छा बॉटल बड़ा वाला मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आइटनरी पे, जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, और आप अच्छे से जानना चाहते होंगे आइटनरी के बारे में। सो देखो, अगर हम लोग इंडियन स्टाइल की बात कर रहे हो ना, देयर इज अ 3 स्टाइल जो मेरे को लगता है कि जिस वे में सब लोग घूमना पसंद करता है। फर्स्ट इज 7 डेज, सेकेंड इज 10 डेज, एंड थर्ड जो मैंने चूज किया था वो था 13 डेज का। ठीक है, सो मैं आपको 13 डेज के बारे में ही कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि आप किस हिसाब से अपना डेज सेलेक्ट कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए। देखो, मैं आपको मेजर स्पॉट्स बता देता हूँ सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए। अगर आप आइटनरी बना रहे हो, आप प्लान कर रहे हो बाली के बारे में, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है, पहले तो आप बाली जाओगे, बाली में अच्छे से दिन बिताओगे। उसके बाद वहाँ से आप जा सकते हो नुसा पनीदा आइलैंड, जो भी एक बहुत सुंदर आइलैंड है। और वहाँ से फिर इसके बाद आप बाली आके, या तो वहीं से आप डायरेक्ट, अगर आप चाहो तो आप गिली जा सकते हो, लैम्बॉक जा सकते हो। तो गिली एक ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड है जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, और आप भी वहाँ पे जरूर जाएं, खास करके गिली त्रवांगन में। ठीक है, तो उसके लिए मिनिमम आपको 1 नाइट चाहिए होता है। सो मैं अपना आइटनरी आपको शेयर करने से पहले आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पहले एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैंने अपना ट्रिप प्लान किया था
पहला मैं बाली पहुंचा, बाली में मैंने उलुवातू में स्टे लिया फॉर 2 नाइट्स। उसके बाद मैं वहाँ से बाली से थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक दूसरा आइलैंड पहुंचा नुसा पनीदा, वहाँ पे मैंने 2 दिन का स्टॉप लिया, 2 दिन का स्टे लिया। उसके बाद मैं वहाँ से वापस बाली आया और वहाँ पे मैंने 4 दिन का स्टे लिया, जो कि उबुद में था, जो कि सेंटर ऑफ बाली है, तो वहाँ पे आपको रहना ही पड़ेगा और वहीं से आप सारा चीज़ एक्सप्लोर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर से बाली से बाहर निकला और मैं इस बार पहुंचा गिली में, गिली त्रबांगन में। वहाँ पे मैंने 2 नाइट स्पेंड किए, जो कि बहुत ही रिकमेंडेड प्लेस है, ज़रूर आप जाना, ठीक है। फिर वहाँ से मैं फिर वापस बाली आया और मैं इस बार फिर 2 दिन बिताया सेमनियाक, कूटा और चांगू वाले एरिया में, जिसमें मैं स्टे किया था सेमनियाक में, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पूरा प्लान था। मैं अब आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आप कैसे अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो डे 1 आप उलुवातू पहुंचोगे, उस दिन आप सारे थके रहोगे, आपको सारा चीज़ आपको अरेंज करना होगा, आपको करेंसी एक्सचेंज करना होगा, कल्चर समझना होगा, सारे ऐप्स को समझना होगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको वहाँ पे सेटल डाउन होने में फर्स्ट डे ऑलमोस्ट बीत जाएगा। सेकंड डे आप सुबह उठोगे, आप फ्रेश हो गए, आपको पडंग बीच बोल के एक जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हो। फिर वहाँ से आप GWK कल्चरल पार्क जा सकते हो। फिर वहाँ से आप शाम को सनसेट होने के टाइम में आप जा सकते हो उलुवातू फेमस टेम्पल, जो कि उलुवातू का वन ऑफ द फेमस आइकॉनिक जगह है उलुवातू टेम्पल, जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आपको ज़रूर मिलेगा और आपको जाना भी चाहिए। वहाँ का सनसेट बहुत अच्छा लगेगा और वहीं पे होता है कचक डांस, जो कि मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप जा रहे हो तो ज़रूर देखना, वर्थ इट है। आपको रामायण का बाली वर्जन देखने को मिलेगा वहाँ पे। और सेकंड डे आपका जब यहाँ कंप्लीट होता है, थर्ड डे आप वहाँ से निकलोगे और वहाँ से पहुँचोगे आप नुसा पनीदा में। नुसा पनीदा एक आइलैंड है, वो बाली की तरह ही, पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है। और वहाँ पे कोई भी तरह का बाइक और ऐप नहीं चलता। वहाँ पे आपको जाके बाइक या गाड़ी वाले से डायरेक्ट बात करके बुक करना पड़ता है। चाहो तो आप ऑनलाइन बुक करके चले जाओ किसी टूर पैकेज के साथ, नहीं तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके भी बुक कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ से पहुँचने के बाद आपको वहाँ से डे डिसाइड करना है कि आपको 1 दिन रहना है या 2 दिन। मैं 2 दिन के लिए रुका था वहाँ पे, 2 रातों के लिए रुका था। कोई लोग डे ट्रिप भी करते हैं, सुबह आते हैं शाम को चल जाते हैं, पर वो बहुत रश वाला चीज़ होता है, हेक्टिक होता है, सो मैं वो रिकमेंड आपको नहीं करता। पर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप 7 डे का प्लान कर रहे हो तो आप डे ट्रिप वहाँ कर लेना, आपका आराम से शॉर्ट हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है, जैसे मैं 13 डेज के लिए गया था, मैं वहाँ 2 रातों के लिए रुका। पहला दिन मैं पहुंचा, चेक इन किया, वेस्ट साइड में ही मैं था, तो वेस्ट साइड को ही एक्सप्लोर किया पूरा अच्छे से। और वहाँ पे मैंने डायमंड बीच, अतू बीच और वहाँ पे क्रिस्टल डायमंड बीच, अतू बीच देखा, ठीक है। और वहाँ से मैं ट्री हाउस के एरिया में गया, 1000 आइलैंड वाले एरिया में गया, वहाँ पे वो सारी चीज़ें कवर किया और वहाँ से मैं वापस आ गया। सो 4th डे अब स्टार्ट होता है। 4th डे के सुबह मैंने किया स्नॉर्कलिंग विथ मानतारे, जो कि वहाँ बहुत फेमस एक्टिविटी है, वाटर एक्टिविटी है वहाँ का, और बहुत ही क्लिस्टर क्लियर वाटर है। क्योंकि अगर आप आइलैंड जा रहे हो, पानी में ही ना जाओ तो फिर क्या ही मजा आएगा ना, है ना। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा जरूर स्नॉर्कलिंग करना वहाँ पे मानतारे वाले पैकेज के साथ, जहाँ पे आपको 4 अलग अलग जगह पे आपको एक्सप्लोर करवा देते हैं वो लोग, वेस्ट टूर कराते हैं पूरा। मैं आपको गलती से बता दिया था ईस्ट साइड, ये पहला दिन हमने ईस्ट घूमा था, दूसरा दिन हम लोग वेस्ट घूमेंगे। तो उस सेकंड डे हमारा वेस्ट टूर किया था। वेस्ट टूर में हमने किया कलंकिन बीच, फिर हमने देखा एंजल बिलाबोंग, ब्रोकन बीच, और वहाँ पे हम लोग काफ़ी खा पी के एंजॉय किया और उसके बाद रिटर्न आए। तो ये था डे 4। 5th डे आप वहाँ से वापस बाली मेन लैंड में आते हो, जो कि है बाली का सेंट्रल पार्ट, जो कि है उबुद। आप उबुद में स्टे करते हो फॉर 4 नाइट, ठीक है। मैं पहला दिन नहीं एक्सप्लोर कर पाया जस्ट बिकॉज मेरा लास्ट दिन बाली का जो था नुसा पनीदा में, उस दिन मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, जो आप जाके देख सकते हो मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे पैर में थोड़ा चोट लग गया था, तो मैंने एक दिन का रेस्ट लिया था। पर उबुद एक ऐसा प्लेस है जो आप बेस बना सकते हो अगर आप कम दिन के लिए भी आ रहे हो या ज़्यादा दिन के लिए भी आ रहे हो, क्योंकि वो सेंटर है, वहाँ से आप पूरा बाली घूम सकते हो, सारे वाटरफॉल्स घूम सकते हो, सारी चीज़ें आप घूम सकते हो, राइस टेरेस वगैरह घूम सकते हो, ATV राइड्स कर सकते हो, माउंट बतू ट्रैक कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। तो जो कि मैं बता रहा हूँ, पहला दिन आप वहाँ पहुँचते हो, आप थोड़ा आराम करते हो, वहाँ पे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हो, उबुद पैलेस जाते हो, वहाँ पे लोकल कल्चर्स को समझते हो और घूमते हो लोकली। तो सेकंड डे आप प्लान कर लो सुबह सुबह माउंट बतू ट्रैक के लिए, आप वहाँ पे ट्रैक करके जा सकते हो, जीप से जा सकते हो, सनराइज वहाँ का एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सुंदर है। एक्टिव वोल्केनो देख सकते हो, वहाँ पे ब्लैक लावास वगैरह देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। और ये आपका मॉर्निंग टाइम में होता है, और आप थक जाओगे आने के बाद तो थोड़ा रेस्ट करोगे। वहाँ से आने के बाद आप आराम से रेस्ट करो, उसके बाद आप आराम से अलग अलग जगह पे आप चाहो तो घूम सकते हो और भी चीज़ें बुक कर सकते हो। आप जाओ तो आप वाटरफॉल्स जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारे फेमस वाटरफॉल्स भी हैं वहाँ पे, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिर वहाँ से फिर आप उस दूसरा दिन जब आपका कंप्लीट होता है, तीसरा दिन आप जा सकते हो, ATV राइड कर सकते हो।
वहाँ से आप राइस टेरेस जा सकते हो, वहाँ पे इन्फिनिटी पूल्स वाले ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ जा सकते हो। लुवक कॉफ़ी टूर प्लांटेशन देख सकते हो और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। फूड कल्चर कैफ़ेज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ के। और फोर्थ और लास्ट डे आप शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पे, अलग अलग वाटरफॉल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें उबुद में करने को। उबुद के आसपास के एरिया से अगर आपके कम दिन है तो आप उबुद में ही रह के साउथ भी जा सकते हो, जैसे उलुवातू वाले एरिया में। नहीं तो अगर आप चाहते हो तो यहीं पे बैठ के आप कशिंग टैंक्स भी देख सकते हो। सो ये था मेरा 8 डेज आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद 9th डे मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होता हूँ अगेन एक दूसरे आइलैंड में, जो कि है गिली त्रवांगन। गिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड, जहाँ पे आपको गिली त्रवांगन, गिली एयर एंड गिली मेमो है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट डे जब मैं गिली में आता हूँ, वहाँ पे मैं रिलैक्स करता हूँ और अपने हॉस्टल में एंजॉय करता हूँ और लोकल एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि गिली एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कोई भी तरह का बाइक कार नहीं चलता। वहाँ पे आपको या तो बाईसाइकिल से ट्रैवल करना होगा या तो आपको टांगा लेना पड़ेगा। टांगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये रिमोट आइलैंड है और यहाँ पे सारा चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा है, 5 किलोमीटर के अंदर ये पूरा आइलैंड ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड डे मेरा था, मतलब 10वां दिन मेरे ट्रिप का। उस दिन मैं यहाँ से गया और वाटर एक्टिविटी के तौर पे मैंने फिर से स्नॉकलिंग किया। यहाँ पे स्नॉकलिंग आपको 3 से 4 जगह करवाया जाता है, प्लस आपको आइलैंड टूर हॉपिंग भी कराया जाता है। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि गिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 आइलैंड, तो आपको गिली एयर भी लेके जाया जाएगा, गिली मेमो भी लेके जाया जाएगा और 3 जगह पे स्नॉकलिंग भी कराया जाएगा विद टर्टल्स। सो आप वो टर्टल्स देखोगे, स्टैचूज है नीचे, आप स्टैचू वगैरह भी देख सकते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा से पानी को एंजॉय कर सकते हो। और आप अगर मेरे से पूछो कि आपको 2 जगह में से किस जगह, मैंने नुसा पनीदा और गिली में से कौन सी जगह स्नॉकलिंग करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको गिली में करना चाहिए, क्योंकि गिली में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा विद द सेम प्राइस। सो उस दिन आपको वो देखने के बाद अपने आप वापस आ सकते हो, क्योंकि गिली इज़ अ प्लेस फॉर चिल, रिलैक्स एंड एंजॉय। सो आप वहाँ से वापस अपने हॉस्टल आ सकते हो, हॉस्टल में आके आप रिलैक्स करो। मैंने फोम पार्टी एंजॉय किया था, मैं मैड मंकी में रुका था, मस्ट रिकमेंडेड है। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि मैड मंकी में रुको। जरूरी नहीं है कि आप सोलो, वहाँ पे आप चाहो तो आप अपना होटल की तरह आप रूम कॉटेज वगैरह भी ले सकते हो और बंगलोज वगैरह भी है ऑप्शंस, वहाँ पे आप जो भी मन अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे हॉस्टल वाले सेगमेंट में, डॉम वाले सेक्शन में मैं था, 1000 रुपये पर नाइट में बहुत ही अच्छा एक्सप्लोर किया था वो जगह को। और इतना सुंदर है वहाँ पे, फोम पार्टी वगैरह काफ़ी कुछ था, लोकल कल्चर आसपास में थे, वॉलीबॉल, सब कुछ आपका एकदम लाइवली चलता है, हाथ के सामने सब कुछ हो रहा होता है। आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। रिलैक्स जिसको बोलते हैं वो है गिली त्रवांगन, जो कि मेरा मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है अगर आप इंडोनेशिया बाली प्लान कर रहे हो। तो बगल में ही है, 3 घंटे का रास्ता। बट हाँ, अगर आप कम दिन के लिए जा रहे हो तो गिली आपको हटाना ही पड़ेगा आपके प्लान से, क्योंकि अगर आप गिली प्लान कर रहे हो, गिली के लिए मिनिमम आपको 1 नाइट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप गिली जाते हो और आते हो तो जाने आने में ही आपको 5 to 6 आवर्स का टाइम लग जाता है, जिसमें आपका मेनली टाइम ही चला जाता है। तो आप घूमोगे क्या और रिटर्न कैसे आओगे, क्योंकि आपका लास्ट, शायद जहाँ से मुझे याद है कि लास्ट आपका जो फेरी और स्पीड बोट है वो है आपका 4 से 5 घंटे का। तो गिली के लिए मिनिमम आपको 1 डे जाना पड़ेगा, उसका कोई डे टूर नहीं होता। 1 नाइट या तो 2 नाइट के लिए आपको रहना पड़ेगा। मैं 2 रातों के लिए था और बहुत ही इंजॉय किया था। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो 2 रातों के लिए जाओ, क्योंकि 1 रात के लिए अगर आप कहीं जाते हो तो पैकिंग अनपैकिंग में ही सारा दिन खत्म हो जाता है। सो अब बढ़ते हैं मेरे डे नंबर 11 में, जिस दिन मैं फिर से वापस मेन और लास्ट जगह मैं रहने आ गया था, जो कि था सेमिनियाक। सेमिनियाक इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपका चांगू, कूटा और सेमिनियाक बीच में पड़ता है। सेमिनियाक, जहाँ से आप कूटा और चांगू दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो। तीनों पॉपुलर प्लेसेस है बाली में, काफ़ी ज़्यादा वाइवली और पार्टी वाले एरिया है ये पूरा एरिया, जहाँ पे आपको पूरे भर के क्राउड मिलने वाला है। तो चांगू और कोटा में तो काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो सेमिनियाक में मेरे को थोड़ा स्लाइटली कम दिखा, पर है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश। आप वहाँ पे ट्रैफिक अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रैफिक भर के। वहाँ से आप आराम से 2 दिन एक्सप्लोर करो, पूरा पार्टी कल्चर, शॉपिंग, क्योंकि लास्ट का आपके 2 दिन है, और आप शॉपिंग वगैरह कल्चर एक्सप्लोर करो। वहाँ से आप और भी जगह जा सकते हो, तानालाट टेम्पल जा सकते हो, तानालाट टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने भी किया था। आप वहाँ पे 2 जो मैं पार्टी का एक्सपोर्ट आपको रिकमेंड करूँगा, एक आपका फिंस, दूसरा पोटैटो हेड। आप ज़रूर वहाँ पे जाना, आप एंजॉय करोगे। पोटैटो हेड मैं नहीं जा पाया था, पर मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा है वो भी। और फिंस तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बीच क्लब में आता ही है, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट बीच क्लब है और सच में वो अपने नाम को डिजर्व करता है। और वहाँ पे आपको रियली में मज़ा आएगा, सिर्फ ये हाइप नहीं है, और सच में मज़ेदार जगह है। और उसके बाद आप अपना दिन को आराम से ख़त्म कर सकते हो। ये था आपका पूरा आइटनरी सेक्शन। होप कि आपको आइटनरी पसंद आया हो। अगर आपको इसी को 7 डेज और 10 डेज में डिवाइड करना हो तो आप यहाँ से गिली वाले एरिया को हटा सकते हो और आपको नुसा पनीदा का डे टूर ले सकते हो। अगर आप 10 डेज के लिए जा रहे हो तो 1 डे नाइट आप नुसा पनीदा कर लो, 1 डे नाइट आप गिली त्रवांगन कर लो, बाद बाकी आप मेनलैंड कर लो।
मेनलैंड बाली कर लो। बाद बाकी आपको जो भी मैंने बताया उसमें से आप सेलेक्ट करो और देख लो। और अगर जैसे कि मेरे को पता है कि आइटनरी सेक्शन थोड़ा सा हॉच पॉच वाला सेक्शन है, तो मैं उसके लिए आपका आराम से एक PDF बना रखा है। अगर आपको चाहिए हो आप मेरे को DM कर सकते हो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, या आप मेरे को कमेंट कर देना। मैं आपको जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके आप अपना प्लान को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बजट सेक्शन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका किसी भी सेक्शन के लिए, कि आप कहाँ जा रहे हो तो आपको क्या खर्च आने वाली है। ठीक है, तो बजट सेक्शन अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बजट भी मैंने अलग अलग तरीके से बना रखा है, 7 दिन, 8 दिन, 60 दिन, 10 दिन और 13 दिन के लिए। जैसे मैं 13 डेज के लिए था तो मैं अपना ही खर्च बताने वाला। फ्लाइट खर्चा जाने आने का पड़ा था 15,000 रुपये, और ऐसे कि आपको 24 से 25,000 रुपये पड़ेगा। मेरा 15,000 क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ से मैं मलेशिया चला गया था और मैं आते वक्त मलेशिया और से वापस कोलकाता आने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना मलेशिया में ही 5-6 दिन रह लिया जाए, इसीलिए मैंने मलेशिया में स्टे किया। तो मेरा जो फ्लाइट का खर्चा था आने का मलेशिया वाला में, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो मैंने उसको अगर सही से आइटनरी बनाया जाए तो मेरा वापस आने का इंडोनेशिया से मलेशिया तक का जो फ्लाइट था उसका मैंने हाफ खर्च इस वाले आइटनरी में ऐड कर दिया है और बजट में ऐड किया है, और दूसरा जो पार्ट है वो मैंने मलेशिया वाले में ऐड कर दिया है। तो इसलिए मेरा 15,000 में आना जाना देखा जाए तो कंप्लीट हो गया और मेरा ये चीज़ सस्ता पड़ गया। मेरा अकोमोडेशन पड़ा था 8,500 रुपये पूरे ट्रिप में। ठीक है, फूड मैंने पकड़ रखा है 1,000 से 1,200 रुपये पर नाइट के हिसाब से, और डेली ट्रांसपोर्टेशन मैंने पकड़ के रखा है 600 से 700 रुपये। फेरी वगैरह का मैं पकड़ के रखता हूँ कि आपको अगर एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड जाना आना पड़ रहा है, तो अगर आप मूसा पनीर जाते हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट करता है 1,500 रुपये अप डाउन। ठीक है, स्पीड बोट से अगर आप चाहते हो गिली की तरफ जाना तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है 3,000 अप डाउन, मतलब राउंड ट्रिप के लिए। सो मैं 4,500 रुपये उसके लिए पकड़ रहा हूँ। फूड का मैंने बता दिया आपको, ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया। साइट सीन का फीस जो है, देखो आप कहीं पे भी जाते हो, बाली एक ऐसा जगह है आपको हर जगह एंट्री फीस देना होगा। इवन आपको हर आइलैंड पे भी अलग अलग आने और जाने का भी फीस देना पड़ जाता है, जो कि कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सही भी नहीं लगता मुझे। पर ठीक है, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उस चीज़ का आपको चार्जेस तो देना पड़ेगा। आपको पूरे 13 दिन का ट्रिप में मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितनी भी जगह घूमोगे टोटल खर्च 5 से 6,000 रुपया आपका इसी चीज़ में आ जाएगा, सिर्फ एंट्री का। ठीक है, वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कि वाटर एक्टिविटीज़ हो गया और भी चीज़ें अगर आप जो भी करते हो, उसके लिए मैंने अपने 20 से 22,000 रुपये का खर्चा पकड़ के रखा है विद एंट्री चार्जेस। तो और वहाँ पे फेरी वगैरह का मैंने आपको बता रखा है। तो मेरा जो टोटल बजट कॉस्ट आया था पूरे इंडोनेशिया बाली सीरीज़ का मैं, वो था 72,000 रुपीज़। जी हाँ, विद इंक्लूडिंग फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट, होटल्स, स्टे, फूड, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने शॉपिंग किया नहीं था क्योंकि मैं लगेज बैग में था, 7 किलो का लिमिटेशन बैग में था। सो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, टिप्स में। टिप्स में आपको पहला चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, बट मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में देख रखा है, काफ़ी सारा कंप्लेन सुन रखा है। जो स्कूटी वहाँ पे रात को चला रहे होते हैं हमारे इंडियंस, उनका फ़ोन स्नैचिंग वगैरह हो जाता है, क्योंकि आप जब भी स्कूटी चला रहे होते हैं अपने फ़ोन को हैंग किया होता है फॉर नेविगेशन, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन स्नैचिंग वगैरह होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी भी स्कूटी खुद नहीं चलाता। मैं हमेशा ग्रैब या किसी को हायर ही करता हूँ, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट भी होता है और सेफ भी हो जाता है कि वो वहाँ का लोकल है। ठीक है, तो मेरा आज तक ऐसा चीज़ कोई स्कैम तो हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको अवेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का कंप्लेन है कि वहाँ पे चोरी चकारी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मेन लैंड वाले जगह पे, जहाँ पे खास करके सेमनिया का एंड उबुद वाले एरिया में। बट ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, तो मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं बोलूँगा। बट हाँ, ये पॉसिबल है, तो आपको अवेयर रहना चाहिए और अपने चीज़ों को प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और खास करके रात के टाइम पे। और दूसरा चीज़ मैं वहाँ पे आपको ऐड करूँगा, दूसरा पॉइंट, वो है बाली बेली। बाली बेली आपने सुन रखा होगा कि बाली के जो लोकल फूड्स हैं उनसे आपका पेट खराब हो सकता है। मैंने 1-2 लोगों को देखा था, उनका सच में हुआ था, उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। बट हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा हम लोग इंडियन कल्चर वाले हैं, हमारा पेट हर तरह का खाना एक्सेप्ट कर लेता है, बट फिर भी आप कहीं खाओ तो हाइजीन का ख्याल रखना, खास करके आपके साथ अगर कोई बच्चे जा रहे हैं तो आप उनका केयर जरूर करना। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, हिंदू हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे हिंदू ही है, मेजर पॉपुलेशन वहाँ का 87% आर हिंदू। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे लोकल कल्चर्स का रिस्पेक्ट करो और उन लोग से अच्छे से बिहेव करो। भाई, लोग अच्छे होते हैं, हर जगह के अच्छे होते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप उनसे कैसे बिहेव करते हो। कुछ लोग जो ऑलरेडी आपके ख़राब सोच के रखते हैं, ख़राब करना चाहते हैं, उससे आप बच नहीं सकते। बट हाँ,
पर कभी ऐसा होता नहीं है जनरली। आपका अगर दिन और नसीब खराब होगा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बट फिर भी मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में रखो। जब भी बाइक चलाओ या कुछ भी चलाओ हेलमेट पहन के चलाओ, क्योंकि उससे सिर्फ पुलिस केस से नहीं बचते हो आप, बल्कि एक्सीडेंट से बचते हो। तीसरा चीज़, एक और जो बहुत मेजर चीज़ मैं आपको बता दूंगा, कोई भी लोग आपको ये जरूर दिखा देगा कि बाली इतना सुंदर है, वो है, पर एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए आपको हर जगह कम से कम 10 से 15 मिनट चलना, हाइक करना और वॉक करना कंपलसरी है। तो अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन वगैरह जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्लान करो और सोच समझ के प्लान करो कि कैसे आपको वहाँ पे जाना है, क्योंकि आपको बाली इज आइलैंड, आइलैंड में रास्ते एक बराबर हर समय नहीं होते हैं। आपको हर जगह उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको रोड्स बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी आपको अदर प्लेसेस जैसे नूसा पनीदा में मेरे को ड्राइविंग के टाइम में बहुत लोगों को मैंने एक्सीडेंट होते देखा है, बाइक और स्कूटर दोनों का, क्योंकि वहाँ के रोड्स बहुत डेंजरस है। जितने ही सुंदर है उतने ही डेंजरस भी है। तो बी अवेयर फॉर दैट। आप वहाँ पे वेदर्स का अनएक्सपेक्टेड रह सकते हो कि कभी भी 5 मिनट में बारिश हो सकता है, कभी भी आपका पूरा ट्रिप बर्बाद हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ऐसा है, अभी आया अभी खत्म, 5 मिनट में बारिश 5 मिनट में खत्म। सो आप अवेयर रहना और आराम से आप पूरा इंजॉय करना वैसा। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे कभी भी जा रहे हो तो हमेशा आपके पास अम्ब्रेला वगैरह रखो, रेनकोट वगैरह रखो, आप सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करो वहाँ पे, ताकि आपका हेल्थ स्किन सेफ रहे। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बाली अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको बाली कब जाना चाहिए। बाली का देखो 2 सीज़न होता है। फर्स्ट जो आपका सीज़न होता है वो होता है वेट सीज़न, जो कि वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ जब बारिश होता है तो आइलैंड है तो काफ़ी ज़्यादा ही बारिश होता है। और जो ड्राई सीज़न चालू होता है वो होता है अप्रैल टू सितंबर। मैं गया था अप्रैल के मिड में, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। वहाँ से अप्रैल से ही वहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट होता है और वहाँ अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम मेरे को लगा था विजिट करना, तो मैंने अप्रैल में विजिट किया था। आप अप्रैल टू सितंबर कभी भी आराम से प्लान कर सकते हो। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरा बाली का सीरीज़ नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो और पूरा वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।